हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग देखेंगे इसके अंदर इंडियन पॉलिटी का पार्ट 8। इससे पहले 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप लोग जाकर उनको देख सकते हैं। यहाँ पर एक आई बटन आएगा, क्लिक करके आप लोग 1 से लेकर 7 पार्ट देखिएगा, तभी 8वें पार्ट पे आइएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे हम आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है इन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस who cannot preside over a joint session of parliament। अब हम ये चीज़ तो जानते हैं भाई कि आर्टिकल 108 के तहत जब भी डेडलॉक की कंडीशन होती है तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मन किया जाता है। और उस समय पर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी कि वहाँ पर कौन प्रिसाइड नहीं कर सकता। यानी कि पहली बात तो कि जॉइंट सेशन का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। लेकिन इन केस अगर लोकसभा का स्पीकर एट टाइम ना हो तब कौन प्रिसाइड करेगा, या उसके बाद भी कोई ना हो तो कौन करेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो के अंदर हम लिखेंगे टॉप 15 क्वेश्चन, यानी कि पार्ट 8वां है। और ये आपको एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, रेलवेज, पुलिस, स्टेट, पीसीएस सब एग्जाम्स के अंदर डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले जॉइंट सेशन को प्रिसाइड करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। इन केस अगर वो एब्सेंट है तो उसके एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा उस जॉइंट सेशन को प्रिसाइड करेगा। इन केस अगर ये भी नहीं होता है, अमूमन क्या होता है कि भाई स्पीकर होता है, लेकिन अगर कोई और चांस हो कि स्पीकर ना हो तो डेप्यूटी स्पीकर होता है। इन केस डेप्यूटी स्पीकर भी ना हो भाई, तब हम होएगा भाई डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कि किसी भी परिस्थिति में जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, कभी भी उसको प्रिसाइड नहीं करेंगे। अब ये प्रिसाइड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के भाई, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यानी कि जो भी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। यानी कि ये पोस्ट जो है वो फिक्स है, इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है। अब क्या होता है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया है कि किसी भी सर्कमस्टांस में राज्यसभा के चेयरमैन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो जॉइंट सेशन को हेड नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। आज हम देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। अगर प्रेसिडेंट का चुनाव वाला आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके प्रेसिडेंट के चुनाव देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी डीपली वे से समझाया हुआ है कि किस तरह से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है और प्रोपोर्शनल वोट कैसे होती है। आज हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। एट प्रेजेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, जो कि राज्यसभा को चेयर करते हैं। इनका इलेक्शन भी प्रेसिडेंट की तरह इनडायरेक्ट होता है, लेकिन इनके इलेक्शन में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं और इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट के अंदर भाई नॉमिनेट मेंबर इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में करते हैं। और ये सब लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 66(1) के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ। अब पहले क्वेश्चन में तो हमने देखा कि इलेक्ट कैसे होता है, कैसे चुना जाता है। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि उसको हटाया कैसे जाता है, और जो हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन होता है वो कहाँ पर पास किया जाना चाहिए। तो जो रेजोल्यूशन होगा राज्यसभा के अंदर वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ पास होगा। और पहले क्या होगा भाई? पहले तो एक प्रायर 40 डे का नोटिस दिया जाएगा, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद जो है रेजोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा में। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजोल्यूशन यानी कि इम्पीचमेंट करने की बात करेंगे, तब हम लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की बारी में हम लोग राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बारे में बात करेंगे। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है भाई? दैट मीन्स जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है, यानी कि जो भी सदन की टोटल स्ट्रेंथ है उसके मोर देन 50% वोट्स आने चाहिए
कि हाँ उनको हटा दिया जाना चाहिए। अब मान लीजिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गई है राज्यसभा में, तब वो जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में क्या चाहिए भाई, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि लोकसभा एग्री होनी चाहिए राज्यसभा के मैंडेट से। अब सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है भाई, कि जो लोग प्रेजेंट हैं उनका 50+% वोट जो है चाहिए। यानी कि मान लीजिए एट प्रेजेंट 400 लोग प्रेजेंट हैं, तो 201 जो है हाँ चाहिए चाहिए कि जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई है, अब सिंपल मेजोरिटी लोकसभा में आ गई है। यानी कि अब दोनों हाउस में पास हो चुका है, दोनों हाउस में मेजोरिटी आ चुकी है। अब जो है वाइस प्रेसिडेंट हट जाएगा अपनी पोस्ट से। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि किस ग्राउंड के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा। प्रेसिडेंट के बारे में तो सब कुछ लिखा हुआ है, और प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोगों को वो लेक्चर देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ जाकर इसको डेफिनेटली देखिएगा, आपके डाउट्स भी दूर होंगे। इन केस कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, और मैं भी 24/7 अवेलेबल रहता हूँ आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए। उसके बाद है भाई, पहले तो भाई आप फटाफट जाकर टेलीग्राम पे हैं तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए फटाफट से, फेसबुक पे कीजिए और इंस्टाग्राम पे कीजिए। फॉलो मैं इसलिए करने में कह रहा हूँ कि पीडीएफ तो आपको भाई इसकी टेलीग्राम पे मिलेगी जाकर, और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है पोस्ट करता रहता हूँ, जो कि आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प करता है। और क्वेश्चन मोस्टली वही होते हैं जो एग्जाम में रिसेंटली पूछे गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए तो बनते नहीं है भाई। अब पॉलिटी है, मे बी नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गया तो नया क्वेश्चन बन जाएगा। अब पॉलिटी टोटली डिस्क्राइब कर चुके हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। हिस्ट्री का हो गया जैसे इस केस में। चलिए बाकी सब भी करते रहेंगे डिस्कस, लेकिन हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और अब मैंने जो है 2 से 4 वीडियो का काम कर दिया है भाई, यानी कि अब आपको हर हफ्ते 4 वीडियो देखने को डेफिनेटली मिलेंगी। इन केस ज़रूरत पड़ती है तो वो 5 से 6 से 7 भी हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। नेक्स्ट है, Which one of the following is presided over by one who is not its member? यानी कि वो कौन सा सदन है जहां पर जो उसको प्रिसाइड करता है, यानी कि जो उसका चेयरपर्सन होता है वो उस सदन का मेंबर नहीं होता है। अभी मैं रिसेंटली डिस्कस करके हटाऊं कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं भाई, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा के मेंबर ना होते हुए भी वो उसको प्रिसाइड करते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा राज्यसभा, जिसको कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। और अब तक हमारे देश में जितने भी वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं भाई, उनके टर्म टेन्योर के साथ लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं, आप लोग वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं। उसके बाद है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो इलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं या अपॉइंट होते हैं? अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रिकी है, इस क्वेश्चन का हमेशा ध्यान रखना है। पहले तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपॉइंटमेंट, कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। हो सकता है कि आपके मन में डाउट हो कि भाई एट प्रेजेंट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, कि हमने तो भाई इनको इलेक्ट किया था, हमने तो वोट दिया था। अब ये भी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, बेशक आपने इनको वोट दिया था, स्टिल प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं भाई, अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते हैं। वो क्यों? ये तो हमें पता ही कि 14वें हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, और वाराणसी के क्या हैं भाई, ये एमपी हैं। आपने इनको वोट जो किया है, इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए वोट दिया है, यानी कि लोकसभा के लिए आपने इनका वोट दिया है, तो आपके वोट देने से ये अपनी सीट जीते हैं और ये क्या बन गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं। अब जो पार्टी को ज़्यादा सीट मिलती हैं वो पार्टी डिसाइड करेगी कि हमें किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तब उस केस में जो है प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है कि हमारी पार्टी से जो है ये कैंडिडेट जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। फिर बाद में प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं। हम बेसिकली वोट किसके लिए करते हैं? एमपी के लिए, और उन्हीं जीते हुए एमपी में से एक हमारा पीएम बन जाता है। और ये पॉसिबल भी है भाई कि कोई चुनाव ना जीते फिर भी पीएम बन जाता है। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि बिना चुनाव जीते भी पीएम बना जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि उसको 6 मंथ के अंदर अंदर किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, एनी हाउ, अदरवाइज वो अपने पद से हटा दिया जाएगा। आंसर है भाई ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। उसके बाद है ये क्वेश्चन भाई IS 97 के अंदर पूछा गया था कि इन केस अगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अगर अपर हाउस से बिलोंग करते हैं, अपर हाउस मतलब राज्यसभा से, जैसे हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, ये पहले अपर हाउस से यानी कि राज्यसभा से चुने गए थे,
तो उसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? तो इन चार ऑप्शन में से जैसे हम बात करते हैं कि ही विल हैव टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा आफ्टर अपॉइंटेड एज पीएम, तो ये स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको लोकसभा का मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपर हाउस से हैं तब भी वो प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। दूसरा है ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन अपर हाउस, यानी कि वो राज्यसभा में स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है भाई, वो लोकसभा में भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद है ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन बजट इन लोअर हाउस, भाई लोअर हाउस में वो बोल सकते हैं, बजट के ऊपर भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। अब डिस्कस भी कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए कहना क्या चाहता है। ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है भाई, वो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा वर्ड है, एक टेक्निकल वर्ड है। इट मीन्स कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। अब जो लोकसभा का मेंबर ही नहीं है वो वोट कर भी कैसे सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। अब इसका एक आंसर ये भी है कि पीएम हो या कोई भी कैबिनेट मेंबर हो, उसको वहां पर सिर्फ बोलने का हक दिया जाएगा, वोट देने का हक नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए वो हाउस का मेंबर है तो उसको बोलने का राइट भी है और वोट देने का भी राइट है। अगर इन केस वो हाउस का मेंबर नहीं है तो वो दूसरे हाउस में सिर्फ बोल सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता। चलिए भी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है? तो भाई ये है 25, यानी कि लोकसभा के मेंबर की जो बनने की टर्म की रिक्वायरमेंट होती है वही प्राइम मिनिस्टर बनने की रिक्वायर होती है। अब प्राइम मिनिस्टर के भी देख लिया, अब हम राज्यसभा के लिए देख लेते हैं। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज चाहिए 30। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं भाई, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, उन तीनों के लिए ये एज है 35, यानी कि 35 एज जरूरी है ये पोस्ट बनने के लिए। नेक्स्ट है द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका ऑफिस, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन उनके बारे में क्या कहता है? पहला ऑप्शन है वॉज क्रिएटेड अंडर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, वॉज क्रिएटेड बाय 44th अमेंडमेंट, वॉज क्रिएटेड बाय 85th अमेंडमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई ये क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है। अब मैं ऐसा वर्ड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई पोस्ट मेंशन ही नहीं कर रखी। भाई मेंशन नहीं कर रखी और फिर भी बन रहा है, इसका मतलब क्या है? तो भाई ये एक साफ साफ अंदेशा दे रहा है कि ये क्या किया गया है, ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के राज के लिए की गई है। मान लीजिए कोई गठबंधन की सरकार बनती है, अब इस पार्टी का बंदा भी पीएम बनना चाहता है, इसका भी पीएम बनना चाहता है। अब जिसके पास सीट ज़्यादा होंगी वो उसको पीएम बना देंगे, जिसके पास थोड़ी कम होंगी उसको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। दैट मीन्स कि सिर्फ ये पॉलिटिकल नेसेसिटी को बनाने के लिए, अपने मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है। तो पॉलिटिकल पार्टी भाई अपने फ़ायदे के लिए सब करते रहते हैं। जैसे मैं हरियाणा की बात करूँ, वहाँ पे भी अब डेप्यूटी सीएम है, शायद कुछ चौटाला जी करके हैं, तो वो भी वहाँ के डेप्यूटी सीएम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए सेंट्रल मिनिस्टर हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन रिमेन इन द ऑफिस फॉर, यानी कि एक सेंट्रल मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, अगर वो किसी मेंबर का या हाउस का मेंबर नहीं है फिर भी वो अपने ऑफिस में कब तक रह सकता है? तो वो रह सकता है भाई 6 महीने के लिए। अभी मैं डिस्कस भी करके हटा था, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, यूनियन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी ना किसी सदन का मेंबर बनना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए अंडर आर्टिकल 73 तो 75 के थर्ड क्लोज में। और अगर हम बात करें ये इंडिविजुअली किससे लेंगे, तो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे भाई ये प्रेसिडेंट के लिए। उसके बाद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। कहाँ से? तो भाई इन केस अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो वो लोकसभा में होगा, क्योंकि राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इन केस अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, यानी कि अविश्वास पत्र, यानी कि सरकार अपनी मेजोरिटी खो देगी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। और ये मेजोरिटी कहाँ आती है? ये लोकसभा में आती है भाई। उसके बाद है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को टेबल करने के लिए कितने लोकसभा मेंबर का साइन जरूरी होता है? तो भाई ये होता है मिनिमम 50 मेंबर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा के अंदर विदाउट किसी ग्राउंड के 50 मेंबर साइन करके देंगे कि हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, यानी कि सरकार
सदन में आके, लोकसभा में आके अपनी मेजोरिटी शो करे। तो उसके बाद वहाँ पर क्या होता है भाई, उसके बाद वहाँ पे वोटिंग होती है। अब लास्ट ईयर 2019 के अंदर भी भाई ये सब हो चुका है। वो आपने देखा होगा, उस टाइम रात तक पार्लियामेंट चली थी और वहाँ पे उस टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया था। और ये मेंशन भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहाँ मेंशन है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, इसके अंदर ये चीज़ मेंशन की हुई है। उसके बाद है हु वॉज द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारे पहले लॉ मिनिस्टर कौन बने थे। इनको भाई कौन नहीं जानता, इनको सब जानते हैं, भीमराव रामजी अंबेडकर हमारे पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे ये। लेकिन अगर मैं इंटीरियम गवर्नमेंट की बात करूं, इंटीरियम गवर्नमेंट मतलब जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भाई उस टाइम तो कोई इलेक्शन नहीं हुए थे कि किसकी सरकार बनेगी, तो उस समय पर इंटीरियम गवर्नमेंट काम कर रही थी। तो उस समय पर तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, जो कि इंटीरियम गवर्नमेंट के लिए काम किया था इन्होंने। आफ्टर डैट हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे भीमराव अम्बेडकर जी। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, वो क्या क्वेश्चन है कि करंट हमारे अब इस टाइम पे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दोगे भाई, और ट्राई किया करो कि आंसर आप लोग दे पाएँ। तभी मेरे को लगा कि इंटरेक्शन अच्छा आ रहा है, तब पढ़ाने में भी मज़ा आता है। उसके बाद है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जिन्होंने एक से ज़्यादा टाइम बार हमारे पीएम बने हैं। तो JL नेहरू बने हैं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, टेन्योर आपके सामने लिखा है। इंदिरा गांधी भी भाई एक से ज़्यादा बार बनी है। उसके बाद है गुलजारी लाल नंदा, इनको तो भाई अंतरिम पीएम बनाते थे। जब नेहरू जी की मौत हुई थी, जब शास्त्री जी की मौत हुई थी, तब एक से ज़्यादा बार पीएम बन चुके हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भाई एक से ज़्यादा बार पीएम बन चुके हैं। टेन्योर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है विच प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड इंडिया, यानी कि किस प्राइम मिनिस्टर की मौत जो थी वो इंडिया के बाहर हुई। हालांकि इसके ऊपर भाई एक फिल्म भी आ चुकी है, ताशकंद फाइल। बात कर रहा हूँ मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। ये हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि 1964 से जनवरी 1966 तक रहे थे। और इनकी मौत कहाँ हुई थी भाई, ये ताशकंद में हुई थी। अब ताशकंद करने क्या गए थे भाई, ये एक ऑफिशियल विजिट थी उज्बेकिस्तान के अंदर। पहले USSR के अंदर था, आज हम इसको उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। अब गए क्यों थे भाई, क्योंकि वहाँ पर एक पीस एग्रीमेंट होना था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि हमें पता है कि 1965 के अंदर वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद पीस एग्रीमेंट करने के लिए वहाँ पे गए थे, और पीस एग्रीमेंट साइन करने के बाद, यानी कि ताशकंद पीस डिक्लेरेशन हो चुका था, वो हार्ट अटैक के कारण मारे गए। अब भाई कई जगह हार्ट अटैक लिखा होता है, कई जगह ये भी बोला गया कि उनके लिए, उनको मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। हालांकि इसका अभी तक कोई एक रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन फिर भी यही माना जाता है कि इनको हार्ट अटैक हुआ था। कई लोगों के काफ़ी विचार हैं इसके ऊपर, हम इन चीज़ों के बीच में नहीं पढ़ेंगे भाई क्या चीज़ क्या है, बस हमें ये पता होना चाहिए GK के बेस पे कि किनकी मौत बाहर हुई थी। उसके बाद है विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किसने कभी भी पार्लियामेंट उसके टेन्योर में विजिट नहीं किया, यानी कि जब वो PM थे तब वो पार्लियामेंट नहीं गए। तो ये नाम है भाई चौधरी चरण सिंह। क्योंकि जब जनता दल की सरकार बनी थी उसके बाद 1979 28 जुलाई को कांग्रेस के सपोर्ट के साथ इनको PM बना दिया गया। लेकिन जब इनका लोकसभा में मेजोरिटी साबित करने का समय आया, उससे पहले ही इंदिरा गांधी ने अपना जो था सपोर्ट दिया था वो विड्रॉ कर लिया था। यानी कि ये अब सिर्फ 23 दिन के लिए PM रहे थे जिन्होंने पार्लियामेंट विजिट नहीं किया। आंसर क्या हो गया भाई, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का हमारा सेशन भाई। सेशन कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, और कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसा लगा। और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी इसके साथ जुड़ पाएँ भाई, देख पाएँ, व्यूज़ बढ़ाएं हमारे भी। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हमारी लेटेस्ट वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।